ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज अपने मेनली टॉपिक्स क्या क्या हैं क्लास में। तो आज हमारा अगर टॉपिक की बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ पॉलीगॉन्स। लॉ ऑफ पॉलीगॉन्स। उसके बाद अगर बात करें तो दूसरा टॉपिक अपना होगा लैमिज थ्योरम। इसका ज्यादा बात नहीं करेंगे, एक आध क्वेश्चन करके इसको छोड़ देंगे हम लोग। और लॉ ऑफ पॉलीगन्स भी ऐसा कुछ खास नहीं, बिकॉज मैं खुद ही सजेस्ट करूंगा एंड में कि लॉ ऑफ पॉलीगन्स को एग्जाम में कभी यूज नहीं करना है, बट स्टिल इट इज इन टॉपिक, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म। एंड लास्ट और आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है रिजोल्यूशन। ये जान गए, पीछे वाले सारे मेथड किसी काम के नहीं है। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो अपन फोकस करेंगे कि एक एक करके टॉपिक को देखें। चलो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। पहला टॉपिक है अपना लॉ ऑफ पॉलीगन्स। तो आप भी जानते हो कि इतने दिन हमने पढ़ा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में अपनी बात जो थी वो इसी पे रही कि हम लोग दो वेक्टर को ऐड करेंगे। एक बार भी हमने इस पे फोकस नहीं किया कि दो से ज्यादा वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, दो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका अपने पास दो है, ट्रायंगल्स लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है। बट व्हाट इफ देयर आर लार्जर नंबर ऑफ वेक्टर्स? व्हाट इफ अगर दो वेक्टर से ज्यादा है, अगर तीन वेक्टर है, चार वेक्टर है, पांच वेक्टर है, छह वेक्टर है, तो उसको कैसे अरेंज करें? तो लॉ ऑफ पॉलीगन्स के स्टेटमेंट जानने के पहले लॉ ऑफ पॉलीगन्स का बेसिक मतलब समझते हैं कैसे होता है फिजिकली। तो मान लेते हैं बहुत सारे वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर क्या है, बी है, एक कोई वेक्टर अपना कोई मान लेते हैं बी ऐसे है कुछ, और अपना मान लेते हैं कुछ सी है ऐसे। तीन वेक्टर्स आपको दिए गए हैं, आपको कहा जा रहा है कि बताओ इन तीनों का एडिशन हम कैसे करें। इन तीनों का एडिशन कैसे करें? तो मैं बोलूंगा पहला स्टेप जो होता है लॉ ऑफ पॉलीगन्स का कहता है कि सबको हेड टेल अरेंजमेंट में अरेंज करना है। हेड टेल अरेंजमेंट कैसे होता है देखते हैं। ए, दूसरा क्या है, बी, तीसरा क्या है, सी। सबको क्लियर है? ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड फाइनली इट्स सी वेक्टर। तो हमने क्या किया, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर को हेड टेल अरेंजमेंट में सबको हमने क्या किया, अरेंज कर दिया। चलो हो गया ये। अब इसके बाद देखते हैं। अब अपने को कोई बोलता है कि बताओ रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो मैं सिंपल से आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। मान लो आप हो और आप यहां से मूव करना शुरू किए, यहां से यहां गए, यहां से फिर यहां गए और यहां से फिर आप यहां गए। तो कोई बेवकूफ इंसान आपसे पूछेगा कि आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल आपने कहां से कहां मूव किया, टोटल आपका रिजल्टेंट कितना है, तो आप क्या करोगे? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को क्या कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे। यही होगा आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट। यही है लॉ ऑफ पॉलीगन्स। लॉ ऑफ पॉलीगन्स का क्या करते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेटमेंट और हमारे जो हमने एग्जांपल दिया उसमें क्या फर्क है। ठीक है, देखते हैं। ये लॉ ऑफ पॉलीगन्स का ना स्टेटमेंट है। Polygon law of addition states that if a number of vectors can be represented in magnitude and direction by the sides of a polygon, बहुत इंपॉर्टेंट है, by the sides of a polygon taken in the same order, then their resultant is represented in magnitude and direction by the closing side of parallelogram taken. मतलब कि अगर साइड्स जो अगर पैरेललोग्राम के साइड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्लोजिंग साइड ऑफ द पैरेललोग्राम ऑफ द पॉलीगन होगा। पॉलीगन होगा, पॉलीगन का मतलब कोई क्लोज फिगर नंबर ऑफ साइड्स है। अब इसको थोड़ा सा ना मतलब समझते हैं ये क्या स्टेटमेंट है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है और इतना भी एग्जाम यूज नहीं होगा ये लॉ ऑफ पॉलीगन, बट स्टिल वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस। सिंपल सी बात कर रहा हूं, हम अपन कुछ वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं।
हमने ए वेक्टर को ऐड करना है, बी वेक्टर को ऐड करना है, सी वेक्टर को ऐड करना है, डी वेक्टर को ऐड करना है। ये 4 वेक्टर्स का हमें आउट ऑफ फ्रेम है। आउट ऑफ फ्रेम। ओके ओके, कोई बात नहीं, क्लियर है अभी। चलो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, अपने पास कुल मिला के 4 वेक्टर्स है। इन 4 वेक्टर्स का अपने को सब निकालना है अपने। तो मैंने क्या सिंपल पॉइंट कहा, मैंने कहा कि ये सब क्या बन रहे हैं, साइड्स ऑफ पॉलीगन बन रहे हैं। क्या साइड्स ऑफ पॉलीगन बन रहे हैं? तो जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ नहीं होगा, इनिशियल टेल्स का फाइनल हेड से जो ज्वाइन करेंगे यही वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। और ये क्या, एक क्लोज्ड पॉलीगन बन रहा है क्या, इसीलिए इसको नाम देते हैं हम लोग लॉ ऑफ पॉलीगन्स। क्लियर है, लॉ ऑफ पॉलीगन्स नाम देते हैं हम लोग। ये इसका इंपॉर्टेंस इसलिए कम हो जाता है कि एक से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम लोग कई और मेथड, इसे बहुत इजी मेथड पढ़ने वाले हैं। बट स्टिल सबके मन में ये सवाल आना चाहिए, हुआ कैसे, कैसे ये लॉ ऑफ पॉलीगन, कौन से साइंटिस्ट था जिसने कह दिया कि नहीं, लॉ तो 2 ही पढ़े थे, एक इनिशियल और फाइनल कनेक्ट कर दो वही आपका रिजल्टेंट होगा। तो मैं इसको समझाता हूं आपको, सिंपल ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन समझाता हूं, देखते हैं समझ में कितना आता है। तो मैंने बोला कि चलो अपने पास ए वेक्टर तो था और बी वेक्टर था, भूल जाओ बाकी सी और डी को, ठीक है, बाकी सी और डी को भूल जाओ थोड़ा सा। ये लॉ ऑफ पॉलीगन्स कैसे बनाया गया है इसको समझते हैं। तो ए और बी का रिजल्टेंट कुछ तो होगा ना, ए और बी का, अगर मैं बोलूं 3 सी डी को भूल जाओ तो इन दोनों का सम तो होगा कम से कम। इसको क्या आप कह सकते हो क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या सबको क्लियर है क्या, क्या इसको हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कह सकते हैं इस लाइन को? से यस इफ अंडरस्टूड, नॉट ऑन वॉइस, चैट में, यूज चैट, मजा तभी आएगा समझने में। मैंने सिंपल सी बात कही कि ए और बी का सम करना था अपने को, तो अपने क्या किया, इस इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। हमने 2 ही पढ़ा, हमने 3 4 का हमने लॉजिक ही नहीं पढ़ा, इसका तो प्रूफ भी जानते हैं, तो इसे समझना आसान है। चलो 2 का तो क्लियर है। अब क्या करते हैं कि अब थोड़ा सा देखते हैं, इसको देखते हैं। ये तो चलो हो गया, अब इसको इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम क्या होगा, ऐसा हो गया क्या? मैं तो इस पीछे इसको रब भी कर सकता हूं, ये तो किसी काम का है नहीं, इन दोनों का सम ले ही लिया। तो क्या इसको कह सकते हैं क्या कि ये सी वेक्टर है और ये ए प्लस बी वेक्टर है, तो ये रिजल्टेंट कितना होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। सबको क्लियर है क्या, सबको क्लियर है ये पॉइंट? तो अपने को ये निकाल, अपने ये निकाल लिया। अब मैं कह रहा हूं इसको भी भूल जाओ, ये अपना डी वेक्टर है। तो अगर इन दोनों का सम निकालेंगे तो क्या आ गया, थोड़ा सा डायग्राम इधर उधर हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये फाइनल रिजल्टेंट कितना आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो लॉ ऑफ पॉलीगन्स है ये कुछ नहीं है, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ है? ये ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ का ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंडेड वर्जन, ये खुद का कोई लॉ नहीं है, ठीक है। अगर आपका दिमाग नहीं काम करता है लॉ ऑफ पॉलीगन्स में, आप लॉ ऑफ यूज करके भी क्वेश्चन को इजीली बना सकते थे आप। क्लियर है, सबको समझ में आ गया ये पॉइंट? ठीक है, ये अगर सबको समझ में आ गया तो अब हम लोग सिंपल सी बात करते हैं, कैसे एक एग्जांपल कैसे करें हम लोग। ठीक है, कुछ पार्टिसिपेंट ने हैंड रेज किया है। शिवम कुछ डाउट था क्या? गलती से शिवम, ओके कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मान लो कोई बंदा 5 किलोमीटर वॉक किया, ठीक है, कोई बंदा 3 किलोमीटर इधर वॉक किया, कोई बंदा 6 किलोमीटर इधर वॉक किया, ठीक है। कोई आपसे पूछता है कि फाइंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट, आप पुराना मेथड को मत लगाओ, आप पुराने मेथड को मत लगाओ, आप सिंपल मुझे बताओ लॉ ऑफ पॉलीगन्स का यूज करके इसके रिजल्टेंट को आप निकाल सकते हो। 3 वेक्टर्स का सम है, एक डिस्प्लेसमेंट इधर, एक इधर और एक इधर। मुझे पता है कि आप लोग नॉर्मल मेथड से निकाल सकते हो।
अदर्स में सारे वीडियोस भेज दूंगा आज, टेंशन मतलब। someone is showing is saying root 120 root 130, ठीक है, स्क्वायर रूट 130, बाकी लोग का आंसर है। मैं तो कहूंगा ना कि इसके मुझे आंसर से मतलब ही नहीं है, मुझे मतलब तो सिर्फ इसके सॉल्व करने के तरीके से है कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए क्या। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर है तो इस निकालना है तो बहुत सिंपल तरीका है कि आप इसको कैसे निकाल सकते हो। ये साइड कितना है 3 और ये साइड कितना है 11, कितना हो जाएगा अंडर रूट 11 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना हो गया 121 प्लस 9, कितना हो गया अंडर रूट 130। सबको क्लियर है क्या। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, लॉ ऑफ पॉलीगन्स क्या होता है। लॉ ऑफ पॉलीगन्स का मतलब होता है कि जो रिजल्टेंट है वो कुछ नहीं होगा, इस इन सब का सम होगा। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन सबसे अच्छे दिए गए हैं जो वो मॉड्यूल में दिए गए, ठीक है, एक ही दो दिया गया होगा पर होगा, क्योंकि इस मेथड का यूज, इसके मेथड के अल्टरनेट हम लोग यूज करते हैं रिजोल्यूशन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम हो जाता है। क्लियर है। अगला मेथड जो अपना है वह है ये लॉ ऑफ पॉलीगन्स था, मतलब सीधा स्टार्ट को एंड से कनेक्ट कर दो, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, स्टार्ट को एंड से कनेक्ट कर दो, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। खैर नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है अपना लैमीज थ्योरम। ठीक है, लैमीज थ्योरम की बात करते हैं। लैमीज थ्योरम क्या होता है। लैमीज थ्योरम अगेन ये चैप्टर ये पॉइंट जो है ये आपको फोर्स में पढ़ना है। अब ये टॉपिक भी मैं भी बता दे, नाम ले लेता हूं बिकॉज अदरवाइज आप भूल जाओगे। ठीक है, तो लैमीज थ्योरम कब होता है, जब कोई तीन वेक्टर्स को आप कंसीडर कर रहे हो और तीन वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो जीरो आ रहा है, उस केस में हम लैमीज थ्योरम यूज करते हैं। यानी उसका कंडीशन क्या है लैमीज थ्योरम का, कि थ्री वेक्टर्स with resultant जीरो, इस केस में हम लैमिस थ्योरम लगाते हैं। एग्जांपल लेता हूं, मान लेते हैं कोई तीन वेक्टर्स है, वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी। ठीक है, ये एक क्वेश्चन इस पे करेंगे हम लोग, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। अगर ए के ऑपोजिट वाले एंगल को मान लेते हैं हम लोग अल्फा, बी के ऑपोजिट वाले को एंगल मान लेते हैं हम लोग बीटा, और सी के ऑपोजिट वाले को मान लेते हैं गामा। तो फॉर्मूला कहता है कि ए मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाई साइन अल्फा इक्वल्स टू बी बाई साइन बीटा इक्वल्स टू सी बाई साइन गामा मस्ट बी इक्वल। ठीक है, ये लैमिस थ्योरम है। ये कब है, जब थ्री वेक्टर्स एक पॉइंट कॉन्करेंट पॉइंट पे एक ही पॉइंट से ऑरिजिनेट हो रहे हैं और नेट रिजल्टेंट उनका क्या है जीरो। ये सबसे ज्यादा यूज फोर्थ चैप्टर में होने वाला है इसका। तो सिंपल फॉर्मूला सबको क्लियर है, तो हम इस पे एक बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, नोट्स में आपको मिल जाएगा ये चीज। लैमिस थ्योरम पे बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं और काम खत्म करेंगे। अगर मैं रिपीट कर देता हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर एक पॉइंट पे तीन वेक्टर्स ऑरिजिनेट कर रहे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ठीक है, और इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट अगर जीरो है, याद रखिएगा, मैं ये तो टॉपिक आएगा बाद में लेकिन याद रखना है बस, अगर रिजल्टेंट जीरो है तो याद रखिएगा a बाई साइन अल्फा इक्वल्स टू b बाई साइन बीटा इक्वल्स टू c बाई साइन गामा, ये तीनों बिल्कुल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यही इस टॉपिक, यही ये टॉपिक है लैमिज थ्योरम। ठीक है, याद रखना है लैमिज। वैसे ये यहां पे नाक पढ़ा करके फोर्स में भी मैं पढ़ा सकता था, लेकिन आखिर में तो ये वेक्टर ही है, तो मैं फोर्स में क्यों पढ़ाऊं। फोर्थ चैप्टर में आपको मैं बताऊंगा दोबारा इसको, अभी अपन इतना ही रखते हैं। ठीक है, लैमिज थ्योरम, इस पे बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं और टॉपिक को एंड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलो देखते हैं, देखते हैं कितने लोगों से बनता है ये। चलो 31 है, 31 न्यूटन है। देखते हैं कितने लोगों से क्वेश्चन बनता है।
किसी का आंसर है क्या? फॉर्मूला लगाना है अल्फा बीटा गामा आइडेंटिफाई करने में बहुत सोच समझ के। ये फोर्स का ही टॉपिक में आएगा ज्यादा, क्वेश्चन भी देख लो फोर्स पे ही रिलेटेड है सब, बट चैप्टर में ये नाम यूज होते हैं इसलिए बता दिया है। और इसका यूज बहुत ज्यादा है, ये जेई हो या नीट हो, हर साल मुझे एक क्वेश्चन में तो यूज दिखाई है कम से कम। किसी का आंसर आया क्या? यश सेइंग डी, आदर्श इज सेइंग डी। थर्टी वन रूट थ्री। महिमा, महिमा आपका 31√3 आ रहा है, बट इसके तो दो ऑप्शन है महिमा, या तो सी हो सकता है या तो डी हो सकता है। आनंद इज सेम सेम बट महिमा सेइंग डी, महिमा सेइंग डी। ईशांत, मैं सिंपल फॉर्मूला लगाने को कह रहा हूं, साइन 150 का वैल्यू अगर नहीं याद आ रहा है तो बताओ। साइन 150 की वैल्यू में अगर प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, शर्माने की जरूरत नहीं है कोई, हमें भी नहीं आता था पहले, सीखे ही है। थर्टी वन और ये एफ 150 कोई दिमाग इतना तो नहीं लगा रहा है कि ये वाला एंगल कितना होगा? काफी लोग आंसर डी आए हैं। ओके चलो देखते हैं, काफी लोग आंसर जो है वो डी आया है, कुछ लोग का ए भी आया है। क्या इसमें तो दिक्कत नहीं, 150 150 है तो थर्ड एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। क्लियर है? अब थर्ड एंगल 60 डिग्री है तो अब सीधा सीधा क्या लगाते हैं, 31/sin 150 इक्वल्स टू, फिर से 31/sin 150 इक्वल्स टू f/sin 60। एक को इक्वेट कर देते हैं, f/sin 60 इक्वल्स टू f/, 31/sin 180 माइनस 30 कह सकते हो। 180 माइनस 30 ये कितना हो गया? f/sin 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2। 31, इसको sin 30 लिख सकते हैं, f इक्वल टू क्या होगा? √3/2 इंटू 31 डिवाइडेड बाई sin 30 का वैल्यू कितना होगा? 1/2। ये आ गया आपका 31√3 पॉजिटिव। बिल्कुल सही है महिमा, क्लियर है? 31√3। बोलिए क्लियर है क्या? वीडियो रुक गया है? नहीं, क्लियर तो आ रहा है। किसी को वीडियो नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है एनीवन, ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? यस सर। ओके, विजुअल है, दिख रहा है, सब तो कह रहे हैं आकाश सही। चलो ये सबको क्लियर है यहां तक, लैमिस थ्योरम सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है वो इससे भी आसान टॉपिक है, ठीक है, और वो बड़े काम की चीज भी है। और वो क्या है? वो है कार्टेशियन फॉर्म में अगर वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर्स को डायग्रामेटिकली आप ऐड कर ले रहे हो, पैरेललोग्राम ट्रायंगल हो, अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो कैसे ऐड करेंगे? एकदम सिंपल है, 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। ये मुझे लगता है कि आप खुद ही कहोगे कि मुझे आता है। देखते, तो मान लेते हैं
अगला टॉपिक है अपना, मैं सब नोट्स में सब कुछ मैंने दे रखा है, तो टेंशन नहीं लेना। एडिशन इन कार्टेशियन फॉर्म। सो मान लेते हैं एक वेक्टर जो है, मान लेते हैं एक्स आई कैप, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप है, और कोई दूसरा वेक्टर है, बी वेक्टर है, वो है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। क्लियर है? अगर अपने को वेक्टर्स को ऐड करना है, दो वेक्टर्स को, सिंपल क्या कह सकते हैं, x1 प्लस x2 आई कैप प्लस y1 प्लस y2 जे कैप प्लस z1 प्लस z2 के कैप। आप बोलोगे इसमें ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है? एग्जैक्टली सही बात है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? दो क्वेश्चन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सबको समझ में आ गया क्या? ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर्स का ट्रायंगल पैरेललोग्राम लॉ पढ़ने के बाद यही सब बचता है सिर्फ। चैप्टर के एंड में इस पे और काफी प्रॉब्लम सॉल्विंग, मिक्स्ड प्रॉब्लम्स करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलो एग्जांपल देता हूं, देखते हैं कितनी जल्दी सॉल्व होता है। वेक्टर ए है 3 आई कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर जे कैप प्लस 2 के कैप। जल्दी से फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। चलो जल्दी से फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। दो वेक्टर्स को ऐड करना, आई वाला आई के साथ ऐड होगा, जे वाला जे के साथ ऐड होगा, के वाला के साथ ऐड होगा। सबके गलत आ रहे हैं? इतना इजी क्वेश्चन गलत होगा जी? ये जे है, ये आई है। हाँ, महिमा का आया है कुछ, ये थोड़ा मच बेटर है, ये सही है। हाँ अब सही है, सिद्धांत आपका भी सही है। आनंद राज बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब सही आया, जल्दी से ए माइनस बी भी निकालें। अब सही है, ए प्लस बी करना है। सिंपल, मैं अगर सीख रहा था जब मैं, तो मैं लिखता था 3 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस के कैप। जब मैं सीख रहा था तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि आई जे के मुझे क्लियर दिखे। 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। सीखने के प्रोसेस में हमें सावधानी बरतनी है। अगर अपने को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कोई पूछता है तो आई वाला आई के साथ ऐड हो जाएगा, जे वाला जे के साथ ऐड हो जाएगा, और के वाला के साथ ऐड हो जाएगा। सबको क्लियर है? ए माइनस बी, ए माइनस बी के काफी लोग आंसर बता रहे हैं, देखते हैं। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल्स टू 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 3 आई कैप। 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस जे कैप, और माइनस क्या हो जाएगा? 3 के कैप। सबको क्लियर है क्या? एक सिंपल क्वेश्चन दिया है, एक घुमा के देता हूं क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोगों से बनता है। पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको? सिंपल, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, कार्टेशियन फॉर्म में हमने वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और कुछ लॉजिक एक्स्ट्रा है नहीं। आई का आई से ऑपरेट होगा, जे का जे से, और के का के से। ठीक है, एक्स वाई जेड इंडिपेंडेंटली अपना अपना ऑपरेशन करेंगे। क्लियर है? चलो अगला एक देखते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमाता हूं। फाइंड अ वेक्टर सी which must be added to resultant of
and B so that we obtain ठीक है, ये घुमा रहा है क्वेश्चन को, लैंग्वेज में फंसा रहा है। वेक्टर ए अपने पास दिया हुआ है, चलो सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कुछ नहीं है, सेम काम करना है, घुमा के लैंग्वेज दिया है, लैंग्वेज को ट्विस्ट करने की कोशिश की गई है। दो जोड़ दो चार ही है, तरीका बदला गया। सिद्धांत का आंसर आया -2 i कैप प्लस 2 k कैप। सिद्धांत लेट्स सी, मैंने क्वेश्चन में थोड़ा चेंज, जो मेरे पास क्वेश्चन था मैंने उसमें थोड़ा चेंज किया है, तो आई कांट से कि सही गलत सीधे सीधे। आनंद राज, आपका आंसर है 2 i कैप प्लस 2 k कैप। मुझे लगता है कि आप महिमा, आपका आंसर है 2 i कैप माइनस 2 k कैप। आई थिंक दो लोगों का आंसर मैच किया, शिवम का और आनंद का। महिमा आपका आंसर अलग है, 2 i कैप माइनस 2 k कैप। सिद्धांत आपका आंसर है, नहीं शिवम का भी आंसर अलग है, -2 i कैप प्लस 2 k कैप। सिद्धांत है सेम आंसर विद शिवम। आनंद आपका आंसर डिफरेंट है, ऑलमोस्ट क्लोज है सब। चलिए, फाइंड वेक्टर सी। इस क्वेश्चन में चाह क्या रहा है, ये एक वेक्टर सी निकालना है विच मस्ट बी एडेड टू ए रिजल्टेंट ऑफ बी। मतलब एक सी वेक्टर को अपने को ना ए प्लस बी में ऐड करना है। इक्वेशन बनाते हैं पहले, सच दैट वी ऑब्टेन डी, सच दैट वी ऑब्टेन डी। अब डी का क्या होगा, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, डी। अब सब तो अपने पास है, सी वेक्टर प्लस बी। ए प्लस बी अपने को सीधा सीधा निकाल लेना है। ए प्लस बी कितना होगा, अब अगर मैं इसको लिखूं, थोड़ा सा साफ लिख दूं, तो मैं लिख सकता हूं क्या, 0 i कैप माइनस जे कैप माइनस 2 k कैप। अगर दिक्कत आ रही है तो ए प्लस बी 3 i कैप, जे कैप वाला पार्ट 0 हो जाएगा और के कैप कितना हो जाएगा, माइनस के कैप, इक्वल्स टू डी वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस के कैप। सी वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस के कैप माइनस 3 i कैप माइनस के कैप। पूरा वेक्टर को इधर लेके चले आए, देखिए क्या होगा, i माइनस 3 कितना होगा, -2 i कैप प्लस 2 के। कई लोगों का आंसर ये आया है, सबको क्लियर है क्या?
सबको ये पॉइंट क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो अपने बेस्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितना एडिशन करेंगे? बहुत कर लिया। और यहीं तक आपके टेस्ट में टॉपिक रहेगा, यही एडिशन ऑफ वेक्टर तक टॉपिक रहेगा, रिजोल्यूशन नहीं रहेगा आपके टेस्ट में। ठीक है, इन वीकली टेस्ट रिजोल्यूशन नहीं रहेगा। क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो अपन हेडिंग डालेंगे, सबको समझ में आ गया ये ना? चैट में यस कह दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ओके ग्रेट। आज का अपना फेवरेट टॉपिक पढ़ते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये क्या है रिजोल्यूशन? क्यों मैं इतना इस पे बार बार कह रहा हूं कि यही है बस सबसे इंपॉर्टेंट। कोई प्लीज बोलना चाहता है? कि बोल सकते हैं? रिजोल्यूशन कुछ भी बोलना चाहते हो? चलो कोई बात नहीं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, इससे इंपॉर्टेंट आपके जेई के सिलेबस में कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, बिकॉज आपको इस टॉपिक की जरूरत अपने आने वाले हर एक टॉपिक में होनी है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आप जितनी चीजें भी कर लो, ये उन सब चीजों को ये आसान बना देगा आपको, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वर्क हो, चाहे 12th के कोई भी टॉपिक हो। तो ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में सिंपल बात करें, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहता क्या है? ठीक है, तो रिजोल्यूशन वर्ड का थोड़ा मतलब समझते हैं। रिजोल्यूशन का मतलब थोड़ा सा होता है breaking into components। रिजोल्यूशन का मतलब है रिजॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना, या कह सकते हैं ब्रेकिंग इनटू कंपोनेंट्स। एक वेक्टर को, एक वेक्टर क्वांटिटी को हम चाहते हैं कि उसको एक कंपोनेंट्स में बिल्कुल ब्रेक कर दें। अब ये कैसे होगा? कंपोनेंट्स में कैसे ब्रेक कर देंगे हम लोग? तो कंपोनेंट्स कैसे, ये ब्रेक कैसे कर सकते हैं? क्या आसान तरीका है? तो हमने सिंपल सा पढ़ा है, हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सो हमारा फोकस सिर्फ है कि कोई भी वेक्टर अपने पास हो, उस वेक्टर को हमेशा हम आई जे के में लिखें। आपके मन में क्यों नहीं आना चाहिए? इतना वेक्टर में दिमाग लगा रहे हैं, ट्रायंगल्स लॉ वगैरह लगा रहे हैं, अगर सब आई जे के में होता तो ऐड करना कितना इजी होता। अभी इतने सामने जो वेक्टर्स लिखे हैं वो सब आईजे में अगर होते तो कितने आसानी से उन वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते थे। तो ये सिंपल रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सिर्फ मेथड निकाला गया टू सिंप्लीफाई ऑल द प्रोसेसेस इन विच वी आर यूजिंग वेक्टर, जहां भी वेक्टर को यूज कर रहे हैं। तो सिंपल अगर मैं इसका रिजोल्यूशन का डेफिनेशन लिखूं, जो नोट्स में भी होगा आपके, ब्रेकिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स एक्स, वाई एंड जेड कंपोनेंट्स। क्लियर है? एक्स, वाई और जेड कंपोनेंट्स में किसी वेक्टर के ब्रेक करने को कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो इस पूरे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला रिजोल्यूशन इन 2D और उसके बाद रिजोल्यूशन इन 3D। रिजोल्यूशन इन 3D में कुछ पार्ट में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, वो वहां याद आ जाएगा आपको। तो पहला स्टार्ट करते हैं, रिजोल्यूशन इन 2D। रिजोल्यूशन इन 2D, मैं आपको वहां से लेके जाता हूं जैसे हम क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं। तो अपने को ना क्या मिला? एक वेक्टर मिल गया। वेक्टर ए था, कुछ ऐसे था। ठीक है, तो हमने क्या सोचा कि एक वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करें। तो हम क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके आते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम समझते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बचपन से यूज करते आए, और उस कोऑर्डिनेट एक्सिस को ना इसके टेल पे अटैच कर देते हैं। कैसे कर दिया? ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हमने ना इसके टेल पे अटैच कर दिया। ठीक है, कि चलो ये आपका एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। अब हमने क्या किया कि हमने देखा कि ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, आवाज नहीं आ रही क्या सर? टेल पे से ओरिजिन को टच किया है। बिल्कुल एग्जैक्टली सही कह रहे हो कि टेल पे हमने क्या रख दिया? ओरिजिन रख दिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का। सही है, क्लियर है? उसके बाद हमने देखा कि आखिरी जो हमने कोऑर्डिनेट बनाया है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है। तो मान लिया कि ये थीटा एंगल बना रहा है। सही है,
तो एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे अलाइंड है। अब इसका क्या करें? तो हमने क्या किया कि चलो कुछ नहीं करते हैं, इसको ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये इसका क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, खुद सोचो कि आप खुद बताओ कि ये जो वेक्टर है, अगर कोई बंदा यहां से यहां गया है मान लो, तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना गया है? क्या हम कह सकते हैं वो एक्स एक्सिस के अलोंग यहां से लेकर के यहां पे गया है? कह सकते हैं क्या? इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पी। और क्या हम कह सकते हैं कि जो बंदा है वो वाई एक्सिस के अलोंग कहां से गया है? यहां से लेकर के यहां तक गया है। तो मैं सिंपल क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या कि ये जो अपना ओए वेक्टर है, ये जो अपना ओए वेक्टर है वो एक्चुअली में ओपी वेक्टर प्लस पीए वेक्टर है। सबको क्लियर है क्या? मैंने सिंपल सा बोला कि ओए वेक्टर जो है यहां से यहां तक, हमने इसको क्या क्या किया कि ओ यहां इस ओ से लेके यहां तक अगर मेरे को जाना है तो ओ से मैं किधर जाऊंगा? पहले पी जाऊंगा और फिर मैं पी से किधर चला जाऊंगा? ए पे चला जाऊंगा। तो क्या इस ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का यूज करें? ट्रायंगल लॉ याद करो, क्या इसको ओपी वेक्टर प्लस पीए वेक्टर कह सकते हैं क्या? से यस अगर समझ में आ गया तो। सिंपल सा कह रहा हूं, अगर समझ में आ गया है तो यस को। क्या ये समझ में आया क्या कि ओए वेक्टर को हम लोग दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिए, ओपी वेक्टर प्लस पीए वेक्टर। गाइस इफ अंडरस्टूड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देन वी कैन मूव अहेड। राशि महिमा समझ में आ गया सबको? शिवम, मैंने एक वेक्टर को दो पार्ट में ब्रेक किया है, क्या ये पार्ट है उस पर आएंगे हम लोग। चलो बढ़िया सिद्धांत। तो अब देखो ये ओपी वेक्टर किस एक्सिस के अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग है क्या? इसको कहते हैं हम लोग एक्स कंपोनेंट। और पीए वेक्टर को क्या कहेंगे हम लोग? सबको क्लियर है? इस एक वेक्टर को हमने एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया एंड दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। क्लियर है सबको? इसी को कहते हैं हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर को आप एक्स और वाई कंपोनेंट में ब्रेक कर दो और वो क्या हो गया? वो ब्रेक होकर के दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब मन में सवाल हमारे आता है कि आखिर एक्स कंपोनेंट है क्या, आखिर वाई कंपोनेंट है क्या? इस पे बात करते हैं हम लोग, देखते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? इतना इतना समझ गए हो? तब देखते हैं इस ट्रायंगल को। देखो सब लोग इस ट्रायंगल को देखो। इस ट्रायंगल को देखते हो ना, तो इस ट्रायंगल को देखो तो क्या आप लिख सकते हो क्या? ओपी बाई ओ ए इक्वल्स टू कॉस थीटा। सबको ट्रायंगल का लॉ पता ही है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो क्या लिख सकते हो क्या? ओपी बाई ओ ए इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो क्या आप ओपी इक्वल्स टू लिख सकते हो क्या? ओ ए कॉस थीटा। ओ ए क्या है? ओ ए एक्चुअल में ना ए वेक्टर है। तो क्या इसको लिख सकते हैं अपन क्या? ओपी इक्वल्स टू ए कॉस। सबको क्लियर है? क्यों ना दूसरा भी देखते हैं। क्या लिख सकते हैं क्या? पी ए बाई ओ ए परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू क्या है? साइन थीटा। तो क्या अपन लिख सकते हैं क्या? पी ए इक्वल्स टू ओ ए साइन थीटा। यानी पी ए जो आ गया वो क्या आ गया? क्या सबको क्लियर है क्या ये पॉइंट? क्या सबको ये समझ में आ रहा है कि जो ओपी आया है वो एक्चुअल में ओपी जो है वो कुछ नहीं है, ए कॉस थीटा है। और जो पीए है वो क्या है? ए साइन थीटा। इसका लेंथ है ए कॉस थीटा, इसका लेंथ है ए साइन थीटा। सबको क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है ये। अब इसको ना वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें? सबके मन में सवाल आना चाहिए कि आखिर अब फाइनल क्या है? इसका लेंथ भी निकाल लिया, एक्स वाई में ब्रेक भी कर दिया, अब इसको फाइनल क्या लिखें? अब मैं फाइनल अपने आता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो आता है ओए वेक्टर इक्वल्स टू ओपी वेक्टर प्लस पीए वेक्टर। क्लियर है? ओपी वेक्टर प्लस पीए वेक्टर।
अब मैं कह रहा हूं कि ओपी वेक्टर क्या होगा, तो हमेशा कोई वेक्टर लिखते हो तो आप लिखते हो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना है, ए कॉस थीटा, डायरेक्शन क्या है आई कैप, प्लस पी ए, यहां क्या लिखोगे ए साइन थीटा जे कैप। यही है फाइनल रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। मैंने डेरिवेशन बताने की कोशिश की और ये है आपका फाइनल। एक वेक्टर को आपने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, आई और जे कंपोनेंट में। यानी आज के बाद अगर आपको कोई मैं वेक्टर देता हूं, आप उसको आसानी से आई जे के में कन्वर्ट कर सकते हो, बशर्ते आपको एंगल दिया रहे थोड़ा सा। क्लियर है क्या, सबको आया समझ में? ये इसमें मैंने ट्रायंगल लॉ यूज किया, इसमें मैंने बेसिक ज्योमेट्री यूज किया, कुछ भी नया नहीं यूज किया। सर हम्म, सर इसका मतलब कि सर जब एंगल दिया रहेगा तभी इसका यूज होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जब एंगल कुछ तो हिंट देना पड़ेगा उसको, ऐसे तो नहीं कर सकते ना, है ना। और वो सब मिलेगा अभी, आप क्वेश्चन में आपको मिलने लगेगा अभी। अब आपको क्वेश्चन सारे रिजोल्यूशन वाले ही दिखेंगे, आपको हर जगह रिजोल्यूशन ही दिखेगा आपको। ठीक है, सिद्धांत थर्ड अलग होगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सिद्धांत क्या आप बता सकते हो, क्लियर कर सकते हो? इसका यूनिट वेक्टर कुंदन निकालना है अपने, आपको निकाल सकते हैं ना यूनिट वेक्टर, तो आप आराम से निकाल सकते हो इस वेक्टर का। ठीक है, आई थिंक अगर सबको समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, बट सिद्धांत क्या ये आ गया है क्या? मैं क्या इसको सिंप्लीफाई करके डेरिवेशन को लिख दूं क्या? डेरिवेशन तो हमने कर लिया कि एक वेक्टर को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो चलो अब फाइनल स्टेज पे आते हैं। आज के बाद अपने को याद क्या रखना है? ये सब तो कोई डेरिवेशन याद नहीं रखता, ये काम की चीज तो अब आएगी। वो क्या है कि अगर कोई वेक्टर ए है, थीटा एंगल पे है वो एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, गौर करके याद रखना, एक्स एक्सिस के साथ, तो जिसके साथ थीटा बना रहा है, जिसके साथ थीटा बना रहा है, इधर होगा ए कॉस थीटा उसका कंपोनेंट, और परपेंडिकुलर में कितना होगा ए साइन थीटा। याद रखना, जिसके साथ थीटा एंगल बन रहा है उसके साथ ए कॉस थीटा होगा, और उसके परपेंडिकुलर में कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा, और फाइनल फॉर्म होगा ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। सबको क्लियर है क्या? क्या सबको क्लियर है रिजोल्यूशन वेक्टर का? अब मैं आपसे सर 10 ये 15, हमेशा हाँ बोलो 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 सर बोलो। वेक्टर फाइंड करने के लिए होगा, है ना? वेक्टर ए। ये देखो, ये एक्चुअली में ये यूज करते हैं जब हमको वेक्टर्स का एडिशन करना होता है। कैसे, मैं भी करके एग्जांपल दिखाता हूं, सबको क्लियर है? कैसे हमने इसको एक्स कंपोनेंट ब्रेक किया, कैसे इसको हमने वाई कंपोनेंट ब्रेक कर दिया। ठीक है, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अब हम तुरंत करते हैं इन न्यूमेरिकल्स, देखते हैं कितना समझ में आता है। ठीक है, मान लेते हैं एक बंदा है, ठीक है, वो 30 मीटर ईस्ट गया, 40 मीटर नॉर्थ गया, और 30 मीटर नॉर्थ ईस्ट गया। ठीक है, मान लो आपको एक बंदे का 3 डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। ठीक है, कोई आपसे पूछेगा ना कि आप बताओ इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप परेशान हो जाओगे। आप कहोगे अब क्या क्या निकालना पड़ेगा। आपने बोला तो आप मेरे को कहोगे सर आपने लॉ ऑफ पॉलीगन्स बता दिया, अब आप कह रहे हो कि इसको इससे जोड़ देंगे और सॉल्व कर देंगे हम लोग, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया, है ना। नॉर्मल केस में तो बन जाता था। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी आ जाए एग्जाम में, या कभी वेक्टर्स को इस तरीके से डील करने के लिए आ जाए, तो अपन बहुत ही इत्मीनान से सारे वेक्टर को हम पहले क्या करते हैं, हम वेक्टर को कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं। अपने पास कितने वेक्टर हैं? एक वेक्टर है अपने पास, ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर, तीसरा वेक्टर कौन सा है, सी वेक्टर। मैं एक ही करके आता हूं। अगर कोई आपको ए वेक्टर को कहेगा कि बताओ ये इसको कंपोनेंट से कैसे ब्रेक करोगे, तो क्या इस वेक्टर को कह सकते हैं पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है? अगर मान लो कि मैं साइड में अज्यूम कर लो कि ये एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस, तो क्या इस ए वेक्टर को आप लिख सकते हो क्या 30 आई कैप? सबको समझ में आ रहा है क्या? फर्स्ट,
क्या ए वेक्टर को लिख सकते हैं अपन 30 आई कैप? ठीक है, क्या बी वेक्टर को लिख सकते हैं अपन 40 जे कैप? 40 जे कैप लिख सकते हैं क्या? थर्ड, क्या सी वेक्टर को अपने को लिखना है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो एक्स में भी है और वाई में भी है, तो क्या कुछ इसका एंगल देख सकते हैं क्या? नॉर्थ ईस्ट का मतलब कितना डिग्री पे होगा ये? 45 डिग्री पे। नॉर्थ ईस्ट होगा तो क्या कह सकते हैं ये 45 डिग्री पे है, तो क्या इसको ब्रेक कर सकते हैं क्या? cos 45 आई कैप प्लस 30 साइन 45 जे कैप। बोलो क्लियर है क्या? क्या अब इसको आप बड़े आसानी से ऐड कर सकते हो क्या? क्योंकि सारे वेक्टर्स किसमें है, आई और जे में है क्या? मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, क्या आप सारे वेक्टर्स को आप बड़े आराम से आई और जे पार्ट में ब्रेक कर सकते हो क्या? ऐड कर सकते हो क्या? अगर सबको समझ में आया हो ये बात तो ठीक है। हम लोग इसके बाद रिजोल्यूशन करना सीखते हैं थोड़ा और, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे जाएंगे। पहले रिजोल्यूशन करना सीखना बहुत जरूरी है। क्या यहां तक सबको क्लियर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोलो सर इसका बोलो मतलब कोई भी डायरेक्शन 45 या फिर 90 डिग्री के अलावा कुछ नहीं होगा? नहीं नहीं 30 60 दे ही सकते हैं ना। अच्छा मैं कह सर रहा हूँ तो सिद्धांत कि मैं उस 37 डायरेक्शन फिर का नाम क्या होगा? नहीं, डायरेक्शन का कुछ नाम नहीं होगा, मैं सिंपल सा बोल दूंगा कि 37 डिग्री पे कोई है, तो आप उसको कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हो ना। बस आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कॉस और साइन 37 की, यही बोलोगे ना। अगर आपको कॉस और साइन का वैल्यू पता हो तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप। ठीक है, यस। तो यहाँ पे आपको सिर्फ कॉस और साइन का वैल्यू पता होना चाहिए। बट खैर अपन आते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सीखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत बात की चीज है, पहले रिजोल्यूशन तो सीख जाए कैसे ब्रेक करना है। तो मैं एक एक करके क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं कितने लोगों से बनता है। मैं सिंपल क्वेश्चन से शुरू करूंगा। चलो पहला, ठीक है, बोर्ड पे आपके 3 3 क्वेश्चन रहेंगे, बोर्ड पे क्वेश्चन कंटिन्यूसली चेंज करता रहूंगा मैं। ठीक है, कैसे रिजॉल्व करेंगे, सीधा सिंपल आपको सोचना है। मुझे पहले इन तीनों का रिजोल्यूशन चाहिए जल्दी से। थोड़ा बोर्ड साइन कर रहा है क्या? सी को थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। मुझे इन तीनों का रिजोल्यूशन चाहिए। हम इतने क्वेश्चन रिजोल्यूशन में कर लें कभी दिक्कत ना हो। पहले ही वाला सीधा सर। समझ गया, कर देता हूं। मुझे एक एक करके रिजोल्यूशन सीखो पहले, इसका यूज तो हम बाद में सीखते रहेंगे, ऐड वेड करते रहेंगे। पहले एक एक वेक्टर को रिजोल्व करो जल्दी जल्दी। राशि सेकंड वन इज करेक्ट, थर्ड वन हम फास्ट पेस में देखना शुरू करते हैं। पहला वाला मैं आपके जगह रहूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इस जगह पे क्या करूंगा ना, मैं इस जगह पे एक एक्स एक्सिस लगा दूंगा और मैं इस जगह पे एक वाई एक्सिस लगा दूंगा। ठीक है, मैं आपके जगह रहूंगा तो चलो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लग गया। अब मैं क्या करूंगा कि देखूंगा कि ये एंगल किसके साथ बन रहा है, एक्स के साथ। ठीक है, तो सिंपल जिसके साथ एंगल बनता है, लॉजिक में बार बार जो रिपीट कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, जिसके साथ एंगल बनता है उस पे होता है कॉस, और जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है उस पे होता है साइन। सिंपल याद रखना है, जिसके साथ एंगल बन रहा है उसके साथ कॉस, उस पे कॉस, और उसके परपेंडिकुलर वाला क्या होता है, साइन। तो क्या लिख सकते हैं 60 cos
30 I cap plus 60 sin 30 J cap. कितना हो गया? 60 cos 30 की वैल्यू √3/2. आवाज आ रही है ना? आवाज आ रहा है ना? प्लस यस सर 60 sin 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2. कितना हो गया? 30 √3 I cap प्लस 30 J cap. ये आपका ए वेक्टर हो गया. क्या पहला क्लियर है सबको? क्या सबको पहला पॉइंट क्लियर है? तो अगर पहला क्लियर है तो अपन दूसरे पे चलते हैं. ठीक है, सबका ये आंसर आया था. चैट में देख लेता हूं एक सेकंड. ठीक है, मैं बार बार जिन चीजों को रिपीट करूंगा प्लीज फोकस करें. दूसरा वाला, अगर मैं इसको देख रहा हूं तो ये पूरा का पूरा क्या है? एक्स और वाई पूरा का पूरा ये किस में है? वाई एक्सिस में है. तो इसको सीधा सीधा और नेगेटिव में है तो क्या लिख सकते हैं? -40 J कैप. इसको ब्रेक करने की क्या जरूरत है? इसको ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है. तीसरा हम लोग आते हैं, थर्ड पॉइंट हम लोग आते हैं 30 वाले में, 30 न्यूटन वाले में. इसको क्या लिख सकते हो? -30 I कैप. क्या ये सर बेसिक तीन सिद्धांत क्वेश्चन कुछ क्लियर बोल है? रहा है. एक लॉट क्वेश्चन और करते हैं हम लोग. क्वेश्चन ठीक से नहीं दिख रहा है, साइड में लिख दीजिए. स्टार्ट करें आप लोग. थोड़ा सा और नीचे बना देता हूं सब कुछ. चलो ये तो कर. एक्सपेक्ट 3 क्वेश्चंस हैं. एक एक करके लॉजिक पे जाते हैं. मुझे पहले वाले से मतलब है अभी. मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, तीनों आप ट्राई कर लो, फिर डिस्कस करेंगे तीनों को. हर क्वेश्चन में एक नया लॉजिक है, हर क्वेश्चन में. हमें सोचने का तरीका डेवलप करना है रेजोल्यूशन के लिए. Akash has answered.
चलो पहले को देखते हैं सब लोग। आपने सॉल्व किया, मैं कैसे सोचता हूँ क्वेश्चन को। मैं जो क्वेश्चन देखता हूँ इस तरह के क्वेश्चन का, तो सबसे पहला जो मैं काम करता हूँ वो एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अज्यूम करता हूं मैं। कैसे? एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया अपना वाई एक्सिस, ठीक है। उसके बाद सोचता हूं कि कोई वेक्टर है और किसी एक्सिस से अगर एंगल बना रहा है, तो हमेशा लॉजिक ये काम करना चाहिए कि वो जिसके साथ एंगल बना रहा है उस पे उसका कॉस कंपोनेंट होगा। जिसके साथ वो एंगल बना रहा है उस पे कॉस कंपोनेंट होगा और ठीक उसके परपेंडिकुलर पे साइन कंपोनेंट होगा। तो एंगल किससे बन रहा है? इससे बन रहा है। तो इस पे क्या कहेंगे हम लोग? 40√3 cos 30। पहला, इसके साथ ये एंगल बना रहा है तो इस पे कौन सा कंपोनेंट हो गया? कॉस। और इसके ठीक परपेंडिकुलर में यहां पे कितना हो गया? लॉजिक इस तरीके से सोचेंगे तो एग्जाम में बहुत फायदे होंगे। अब मैं बोलूं आपको कि इस वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, तो बड़ा सिंपल हो गया। एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है? 40√3 sin 30 आई कैप। क्लियर है? प्लस 40√3 cos 30 जे कैप। साइन कॉस को लेकर के दिमाग में कुछ फिट नहीं करना है। जिसके साथ एंगल उस पे कॉस, उसके परपेंडिकुलर में साइन। तो कितना हो गया? साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो कितना हो गया? 20√3 आई कैप प्लस √3/2 हो जाएगा। तो ये √3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 जे कैप। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? सबको क्लियर है यहां तक? ये पॉइंट अगर सबको समझ में आ गया है तो हम नेक्स्ट पॉइंट को बहुत इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। इस तरह का अगर वेक्टर कहीं इधर उधर एंगल से दे रहा है तो टेंशन नहीं लेना है अपने को। जिसके साथ एंगल उस पे कॉस, परपेंडिकुलर में साइन। अब आते हैं फिर से, पहला लॉजिक मुझे लगता है सबको क्लियर हो चुका है और पहला क्वेश्चन में रब कर देता हूं। इस क्वेश्चन में क्या है, मैं फिर से वही काम करूंगा। मैं फिर से मैं एक्स एक्सिस बनाऊंगा और मैं वाई एक्सिस बनाऊंगा, पहला काम। ठीक है, दूसरा काम जो मैं करूंगा कि इस वेक्टर को, जो वेक्टर बना हुआ है उसको दो पार्ट में ब्रेक करूंगा। कैसे ब्रेक करूंगा? तो जिसके साथ एंगल बन रहा है उस पर लिखूंगा 40 cos 60 और उसके ठीक परपेंडिकुलर वालों पे लिखूंगा 40 sin 60। क्लियर है? दूसरा स्टेप मैं करूंगा। ये दो स्टेप अगर मेरे हो गए, इसके बाद मैं क्या लिखूंगा कि चलो ये आईजे के, ये तो ब्रेक तो हो गया, मान लेते हैं। अब इसको लिखे कैसे? लिखना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एक्स वाला कंपोनेंट है ये प्लस में थोड़े है, ये तो माइनस में है। तो सीधा क्या लिखेंगे? -40 cos 60 आई कैप। अच्छा, वाई वाला सर कंपोनेंट भी तो माइनस में है, तो क्या लिखेंगे? क्लियर है? लिख सकते हैं क्या? cos 60 की वैल्यू कितनी होगी? सर हाँ बोलिए। सर अगर cos x एक्सिस पे है तो sin y एक्सिस पे होगा, यही ना? एक कॉस या है तो फिर दूसरा अगर साइन होगा, ऑपोजिट। बिल्कुल सिद्धांत, मैं क्या कह रहा हूं ना कि होता क्या है ना कि जनरली कई कॉस और साइन आप याद करने लगते हो। याद नहीं करना है अपने को, आपको क्वेश्चन वहीं फंसा देगा। जिसके साथ एंगल उस पे कॉस कंपोनेंट और इसके ठीक परपेंडिकुलर वाले एक्सिस पे क्या हो जाएगा? साइन कंपोनेंट। ये लॉजिक हमेशा अपने पे बिठा के रखना है और तभी क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि आगे ये पूरे 2 साल पढ़ना है अपने को। तो आज लॉजिक गलत डेवलप नहीं कर सकते हम लोग। बोलो क्लियर है क्या ये सबको? सर हाँ क्लियर बोलिए। है, बट मैं आदर्श हूँ। अच्छा अदर्स, ठीक है। बाकी लोग अदर्स अदर्स अदर मैं बाकी अदर्स बोल रहा हूँ, बाकी लोग। हम्म, सबको समझ में आ गया? ये दूसरा वाला, तीसरे वाले में जंप करें क्या? मैं कह रहा हूं लॉजिक स्टेप्स में कहीं नहीं बदलने वाला हूं। ठीक है, देखते हैं। दूसरा सबको समझ में आ गया तो तीसरा तो और इजी है। अब ये 120 डिग्री पे है। क्लियर है? अब ये 120 डिग्री पे, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधा फिर से बना दूंगा। मैं आपको बोलता हूं जो एंगल चूज करना है चूज कर लो। ठीक है,
ये वाला लेना चाहता हूं, ये वाला ले लो, ये वाला लेना चाहता हूं ले लो, कोई आपकी मर्जी है। ये 120 डिग्री है तो ये कितना होगा 60 डिग्री। अपने हिसाब से लो, अपने हिसाब से एक्यूट एंगल लो कोई भी, ठीक है। कितना हो गया 60 डिग्री हो गया क्या, यानी ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। अब मैं इसको ब्रेक करने की कोशिश करता हूं। हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चूज कर लिया, हमारे पास एंगल मिल गया है। मैं बड़ी सिंपल सी बात करूंगा कि जिसके साथ एंगल बन रहा है उस पे कॉस, तो कितना हो जाएगा 100 कॉस 60, और जिसके साथ एंगल नहीं है उस पे क्या कहेंगे क्लियर, 100 cos 60 और उधर 100 sin 60। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो x वाला कंपोनेंट तो नेगेटिव में है, दिमाग लगाना ही नहीं है, प्लस 100 पाई वाला कंपोनेंट क्या है पॉजिटिव है। क्या ये सबको समझ में आ गया आनंद? आपका गलत लग रहा है मुझे थोड़ा, जे कैप को पहले लिखा है, बिल्कुल सही है। क्या सबको समझ में आ गया क्या? बिल्कुल आदर्श, अगर आप 30 डिग्री लेके भी करते वही लॉजिक पे कोई गलती नहीं होती, बिल्कुल सेम आंसर आता। मैं कह रहा हूं हम लोग वल्नरेबल नहीं रहे एक मेथड को लेकर, एक मेथड को लेकर पॉजिटिव नहीं होना है, हमें पूरा माइंड ओपन करके एग्जाम में जाना है, ठीक है। मैं आपको कितना भी फंसा दूं क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, यही लॉजिक होना चाहिए, ऐसा लॉजिक हो अपने पास। क्लियर है सबको? ठीक है, तो एक लॉट लास्ट क्वेश्चन करते हैं, अब क्विकली हम कर सकते हैं। एडिशन तो बस इसके बाद एडिशन ही है, ऐड करना आईजीके में कौन सी बड़ी बात है, हमें ब्रेक करना पहले आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, और ये रिजोल्यूशन अभी चलेगा टॉपिक 1-2 दिन, अभी कल भी ये रिजोल्यूशन चलेगा टॉपिक। ये क्या है सर? एक रॉड है जिस रॉड पे काफी सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। एक रॉड है जिसपे काफी सारे फोर्सेस लग रहे हैं। क्लियर है सबको? बोर्ड दिख रहा है? सबको बोर्ड क्लियर दिख रहा है? मैं सिंपल सा एक रॉड है जिसपे काफी सारे फोर्सेस लग रहे हैं, इसमें मैं सब क्वेश्चन इसी में इंक्लूड करूंगा। पहला फाइंड, या पहला पार्ट रिजॉल्व ईच फोर्स applied on the rod. B, find resultant force on the rod. एक ही क्वेश्चन में सारे शिकार अपने हो जाएंगे, सब कुछ सीख जाएंगे अपन। देखते हैं, इस बोर्ड पे, इस रॉड पे कुल मिला के 5 फोर्सेस लग रहे हैं। आपको सारे फोर्सेस को पहले तो रिजॉल्व करना है वेक्टर फॉर्म में, और उसके बाद उसको ऐड करना है। सिंपल सा सवाल, देखते हैं कितने लोग कितनी जल्दी इसको बना पाते हैं। ये सीख गए, रिजोल्यूशन का 80% पार्ट तो क्लियर है आपका। पिछले क्वेश्चन से डाउट पूछा है कुंदन ने। कुंदन क्या था डाउट, मैं आपसे एक बार चेक कर लेता हूँ। सर थोड़ा साइड हो जाइए। ओके ओके, सॉरी। सो कुंदन, आप मुझे कह रहे हो कि पिछले क्वेश्चन में सर 120 क्यों नहीं किया? बिल्कुल सही सवाल है, और मैं आपको बता रहा हूँ कुंदन कि अगर आप 120 में लेते तो आंसर गलत नहीं आता, ठीक है। लेकिन ये जब एंगल 180 के प्लस जाता है ना, तो गलती होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं, और आपको एंगल जनरली याद नहीं होता है 90 प्लस में। तो मैं हमेशा रिजोल्यूशन पढ़ाता हूं तो कहता हूं एक्यूट एंगल के फॉर्म में इसको लेके आओ, ताकि एक तो आपको कैलकुलेशन में टेंशन नहीं होगी, ठीक है, और ये लॉजिक जो है ना, ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में इजी बना देगा ये। इसीलिए
बाकी कुंदन 120 लोगे आपका सेम आंसर आएगा, आप चेक करके देख लेना, और आप किया भी है आई थिंक आपने। सर मतलब बस वैल्यू याद होना चाहिए। वैल्यू याद होना चाहिए, तब तो आप सीधा कॉस और साइन कर सकते हो, ठीक है। बट एक्चुअली ये प्रैक्टिकल मेथड है जिसको हमें यूज करना चाहिए। मैं हमेशा वही मेथड बताना चाहता हूं जो आप एग्जाम में कर सको, ऐसा नहीं। मैं बता देता हूं, एक सेकंड। मुझे बस कुंदन बता सकते हो क्या कि वो फोर्स कितना था लास्ट वाले में, 120 वाले में? मैं भूल गया हूं, मैं बता देता हूं कुंदन आपको, बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं। कुंदन इफ यू कैन रिप्लाई प्लीज रिप्लाई, वो लास्ट वाले क्वेश्चन में 100 न्यूटन था। चलो मैं समझ गया, बाकी लोग सॉल्व करें, जिस ओनली फॉर कुंदन। यही कह रहे हो कुंदन? cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, -1/2, और sin 120 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस, कितना हो गया, -50 i कैप प्लस 50 √3 j कैप। क्लियर है? आनंद राज, आप n कह रहे हो, n मतलब न्यूटन, यस सर। ठीक है। कुंदन आपको ये समझ में आया क्या जो मैं बताना चाहता था? आंसर बिल्कुल सेम आया कुंदन। आनंद सिंह 140 j कैप, अभी तक मुझे बहुत ज्यादा आंसर, महिमा का आंसर आ चुका है -120 आई के प्लस 20 जे का। फाइनली चेक करेंगे हम लोग। मुझे पता है रूट वूट कहीं नहीं आने वाला है, मैं क्वेश्चन भी मैंने ऐसा दिया है कि कैलकुलेशन टफ नहीं होगा। राशि एंड महिमा हैव सेम आंसर्स, आई जस्ट होप कि सही होगा। और ये सीख गए तो अपने को ना लॉ ऑफ पॉलीगन्स की जरूरत है ना कोई और मेथड। फिर भी कुंदन आपने रिप्लाई नहीं किया, आपको समझ में आ गया था? अच्छा आ गया था, सॉरी सॉरी देखा नहीं। चलो डन। चलो एक एक को निपटाते हैं, एक एक फोर्स को निपटाते हैं, देखते हैं कितना अपन जल्दी से कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना, यही से रिजोल्यूशन अपन एंड कर सकते हैं। पहला उठाते हैं 20 न्यूटन को। मुझे पता है कि पूरा क्लास देख के इसको कह रहा होगा, ये ए नाम दे देते हैं इसको, ए वेक्टर -20 जे कैप। किसी को कंफ्यूजन नहीं है ए में? सबको पता है एक्स वाई वाले में ब्रेकिंग क्या होता है, ठीक है, उसमें एक्स कुछ है ही नहीं तो सिर्फ वाई ही होगा। ए, अगला नाम देते हैं बी। मैं अगेन कहता हूं ना कि मैं आपके जगह रहूंगा तो मैं कभी भी सीधे सीधे अंधाधुंध ब्रेकिंग में नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। ये 45 है, ये भी कितना होगा 45 डिग्री। कितना डिग्री, कितना है 40√2, एक्स है और वाई है। क्लियर है? इसको मैं ब्रेक करना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, इसका कॉस किधर होगा 40√2 cos 45, और इसका साइन किधर होगा 40√2 sin 45। अगर ये लॉजिक हम नहीं लगाते तो शायद गलती कर सकते थे अपन। तो इसका x भी नेगेटिव होगा और इसका y भी नेगेटिव होगा, तो क्या अपन b वेक्टर लिख सकते हैं -40√2 cos 45 i कैप -40√2 sin 45 j कैप। खत्म खत्म सब खत्म हो गया। तो कितना बना -40 i कैप -40 j कैप। क्या ये बी पार्ट सबको क्लियर है? मैं एक एक करके ब्रेक कर रहा हूं। मुझे लगता है कि हमें इसमें इसमें राशि का महिमा आप लोगों ने आंसर दिया था कि आपका यही आपने लिया था बी।
ओके ग्रेट। अब आते हैं सी पे आते हैं। सी वाला तो बहुत ही क्लियर था, सी वेक्टर ये तो ऊपर की तरफ है। सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं अपन, 100 जे कैप। सी भी क्लियर है। अब आते हैं डी के तरफ, डी वाले के तरफ। डी वाले को ब्रेक करना है अपन को, देखते हैं। ये बहुत इजी था मुझे लगता है, डी वाला बहुत क्लियर दिख रहा था। 20√2 था अपन, ये एंगल सीधा सीधा 45 था। हमने क्या किया, एक्स एक्सिस बना दिया और वाई एक्सिस बना दिया, जिसके साथ एंगल उसमें कॉस, और इधर कितना साइन। क्या लिखेंगे इसको, 20√2 cos 45 आई कैप प्लस 20√2 sin 45 जे कैप। दोनों पॉजिटिव ही होगा इसमें, तो दिमाग नहीं लगाना। तो ये 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप, ये आया आपका फाइनल सी वेक्टर। क्लियर है सबको? एट लास्ट अपन सी वेक्टर कह रहा हूं मैं, डी वेक्टर, डी वेक्टर एंड एट लास्ट ई वेक्टर। ई वेक्टर तो बहुत सिंपल था, -60 आई कैप, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग था, -60 आई कैप। पांचों वेक्टर रिजॉल्व हो गए, पहला पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। कुंदन बिल्कुल सही कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, जनरली वही करते हैं हम लोग, एक साथ कर सकते हैं उसको, लेकिन फिर भी काम तो वही करना है, मकसद वही है, सबको अलग अलग ही ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 3 होता तो कुछ और दिमाग लगाते हैं। चलो फाइनल लेते हैं। हम सारे टेल्स को एक जगह करते ही हैं जनरली, करने के बाद भी काम वही रहेगा अपने पास, ठीक है। -20 जे कैप, -40 आई कैप, -40 जे कैप प्लस 100 जे कैप प्लस 100 जे कैप प्लस 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप -60 आई कैप। आई कैप देख लेते हैं, 20 प्लस कितना है 40, 40 और नेगेटिव में कितना है 40, 60, 40 और 60 100, 20 आई, अच्छा ये 20 जे कैप था, सॉरी 20 जे कैप था, तो -40 है अपने पास, -40 है अपने पास, यहाँ पे 20 है तो -20 हो गया, और -80, ये -80 आ रहा है क्या? यस सर। क्लियर है क्या? -80 आई कैप आ रहा है सिद्धांत, आपका आपकी आवाज थी मुझे लगी, है ना? बाकी लोग -80 आई कैप आ रहा है, जोड़ना है सीधा सीधा सबको। हाँ बिल्कुल, सिद्धांत कहता -80 आई कैप। और जे कैप का थोड़ा देख लेते हैं। जे कैप में क्या किया हमने, -20 जे कैप, -60 जे कैप, 100 ऐड करेंगे 40 जे कैप हो जाएगा, और 60 जे कैप हो जाएगा, प्लस 60 जे कैप। क्या सबको क्लियर है? -80 आई कैप प्लस 60 जे कैप, क्लियर है? हम और एडिशन ऑफ वेक्टर्स के क्वेश्चन करेंगे, जैसे कुंदन बता रहा था कि सारे को एक जगह लाके कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कल करेंगे उस पर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग और इसके एप्लीकेशंस पे बात करेंगे, और कैसे फोर्स या आगे के चैप्टर्स में इसका यूज आने वाला है, इस पे बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलो क्लियर है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं महिमा, फाइनली सॉल्व हो गया। चलिए, सिले मिस्टेक से बचना है, आगे भी ध्यान देना है थोड़ा सा। चलो हैव अ नाइस डे। बाकी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, मैं ग्रुप पे हूँ। अच्छा एक बात और, डाउट क्लास सैटरडे को रखेंगे, सैटरडे को डाउट क्लास रखेंगे, जितने भी डाउट्स हैं वो आप सेलेक्ट कर लो, और आज होमवर्क भी देंगे, ठीक है? चलो हैव अ नाइस डे।